हाय स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल विद्यावाणी में। आज मैं एक्सरसाइज 1.2 प्रश्नावली 1.1 कराऊंगा। तो पहली प्रश्नावली मैं इसके पहले 1.1 करा चुका हूं और आप प्ले लिस्ट में जाएंगे तो उसको देख सकते हैं। तो आपका पहला अध्याय जो चल रहा है वो है वास्तविक संख्याएं, रियल नंबर्स, और इसमें हम प्रश्नावली 1.1 एक्सरसाइज 1.2 कराएंगे। पहला है क्वेश्चन की निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त करना है। इसमें अभाज्य गुणनखंडों के के रूप में व्यक्त करना है। तो अभाज्य गुणनफल के रूप में व्यक्त करना है, हमें इसके पहले जानना होगा कि अभाज्य गुणनखंड क्या होता है। अभाज्य गुणनखंड, तो अभाज्य गुणनखंड जानने से पहले हमें जानना होगा कि अभाज्य संख्याएं क्या होती हैं। अभाज्य संख्याएं क्या होती हैं? अभाज्य संख्याएं ऐसी संख्याएं होती हैं जिनका फैक्टर केवल 2 होता है, जिनके केवल 2 गुणनखंड होते हैं, वो होती हैं अभाज्य संख्याएं। जैसे अगर मैं 2 की बात करूं तो 2 के केवल 2 फैक्टर होंगे, केवल 2 गुणनखंड होंगे। एक तो 1 होगा और दूसरा 2, मतलब 2 केवल 2 संख्या से कटेगा, 1 से और 2 से। अगर मैं बात करूं 11 की, तो 11 ऐसा नंबर है कि जो या तो 1 से कटेगा या खुद से। तो ऐसे नंबर जो खुद से या 1 से कैंसिल हों वो होती हैं अभाज्य संख्याएं। तो उसी तरीके से इन संख्याओं का जब ये संख्याएं जब गुणनखंड करने के टाइम पे आएंगी, जैसे कि आप मैं क्वेश्चन के माध्यम से करता हूं कि पहला क्वेश्चन है आपने 140, मतलब पहले का पहला है 140। 140 को अभाज्य गुणनखंड के रूप में व्यक्त करना है। तो 140 किससे कैंसिल होगा? तो 2 से, 2 सत्ते 14 और उसके बाद 2 शून्य शून्य, फिर 2 से, 2 तिहाई 6, 2 पंचे 10, फिर 35, 5 से कैंसिल होगा 7, और ये जो 7 है 7 एकम 7। तो 140 का जब हम अभाज्य गुणनखंड करते हैं तो 140 का 2 गुणते 2 गुणते 5 गुणते 7, यानी 2 की पावर 2, 2 की घात 2 गुणते 5 और गुणते 7, ये अभाज्य गुणनखंड है। अभाज्य गुणनखंड मतलब इनका जो ये सिर्फ 2 नंबर से कैंसिल होंगे, एक तो ये खुद से, एक से और एक खुद से, ऐसे जो भी नंबर है वो सब अभाज्य नंबर होंगे। तब तक कैंसिल करना रहता है अभाज्य गुणनखंड में जब तक कि 1 न प्राप्त हो जाए। तो ये हुआ इसका पहले का पहला। पहले के दूसरे क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, उसके बाद आप सारे क्वेश्चन खुद से करेंगे। मतलब इस पहले क्वेश्चन में आपके 5 क्वेश्चन है, जिसमें मैं 2 करके दिखा दे रहा हूँ, और उसके बाद जो क्वेश्चन बचेंगे वो आप खुद करिएगा। वो इसलिए कि आप करेंगे तो आपकी प्रैक्टिस होगी। तो 156 ले रहे हैं, दूसरा क्वेश्चन है आपका 156। 156 को जब हम कैंसिल करेंगे तो ये 2 से कैंसिल होगा, 2 सत्ते 14 और 2 अट्ठे 16, फिर 2 तिहाई 6 और 2 नौ 18, ये 3 से कैंसिल होगा, 3 एकम 3, 3 त्रिकाई 9, और ये 13 से कैंसिल होगा, 13 एकम 13। अब इसका प्राइम फैक्टर करेंगे 156 का, तो 156 का प्राइम फैक्टर 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 13, यानी इसको हम लिख सकते हैं 2 की घात 2 गुणते 3 गुणते 13। तो इसका प्राइम फैक्टर ये हो जाएगा। अब प्रश्न क्रमांक 2 की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न क्रमांक 2 ये है कि पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के HCF और LCM ज्ञात करना है। पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्म दिए गए हैं, इसमें जो नीचे दिए गए हैं युग्म, पहला नंबर क्वेश्चन है। दूसरे में तो सब में युग्म दिया हुआ है और इसके HCF और LCM ज्ञात करना है तथा इसकी जांच करना है कि 2 संख्याओं का गुणनफल बराबर होता है HCF और LCM के। तो अभी हम इसको समझते हैं। तो 2 नंबर क्वेश्चन है आपका। 2 नंबर क्वेश्चन में 2 नंबर आपका दिया हुआ है। पहला नंबर है, पहले में, दूसरे के पहले में 2 नंबर जो दिए हुए हैं वो है एक आपका 26 और एक है 91। एक 26 है और एक 91, ये 2 नंबर दिए हुए हैं, 26 और 91। इन 2 नंबर का हम पहले निकालेंगे एलसीएम। यही ये कह रहा है कि पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के HCF और LCM ज्ञात कीजिए। तो पहले इनके LCM और HCF ज्ञात करते हैं। यहाँ पे बोर्ड चमक रहा है तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 26 और 91, ये 2 नंबर हैं। 26 का LCM निकालते हैं तो 2 एकम 2 तिहाई 6 और ये 13 से कैंसिल हो जाएगा, 13 एकम 13, यानी 26 का अगर हम LCM निकालते हैं
26 का जब हम गुणनखंड करते हैं तो 2 गुणते 13, फिर 95 का जब हम गुणनखंड निकालेंगे, भाज्य गुणनखंड करेंगे, तो ये 7 से कैंसिल होगा, 7 एकम 7, 7 त्रिक 21। अब ये 13 से कैंसिल होगा, 13 एकम 13। फिर लिखेंगे हम 91 के गुणनखंड लिखेंगे तो 7 गुणते 13। अब हम इसका क्या करेंगे, 26 और 91 का HCF निकालना है, तो लिखेंगे HCF 26 91 इज इक्वल टू क्या होगा, जो इनमें नंबर कॉमन होगा वो नंबर लेके देंगे, तो 13 हो जाएगा। अब LCM निकालेंगे इनका, LCM निकालेंगे तो LCM 26 और 91 का LCM क्या होगा, 13 तो है ही, इंटू 2 इंटू 7 मीन्स 13 दूना 26, 26 7 दूनी 14 और 14 त्रिक 42, 14 त्रिक 42, 4 14 एकम 14 4 18, 182 इसका क्या आया, LCM हो गया। LCM कितना हुआ, 182। तो अब जांच ये करना है, कह रहा है कि जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF गुणे LCM। तो दो संख्याएं दी हुई हैं 26 और 91 और LCM दिया हुआ है 182, HCF दिया हुआ है 13। तो दो संख्याओं का गुणनफल जांच करना है। जांच क्या करना है, दो संख्याओं का गुणनफल, दो संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF इंटू LCM। ठीक है, दो संख्याएं दी हैं 26 और 91, तो 26 और 91 का गुणनफल बराबर LCM, LCM कितना है, LCM 182, HCF है 13, तो 13 गुणते 182। इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये इसके इक्वल आ जाएगा, और जैसे ये दोनों इक्वल आएंगे तो ये जांच कंप्लीट हो जाएगी कि हाँ दो संख्याओं का गुणनफल बराबर होता है उन्हीं संख्याओं के HCF और LCM के। तो चलिए 26 एकम 26, 6 और 2 यहाँ पे कैरी हो जाएगा, 9 छक्का 54 और 9 छक्का 54, 9 दूनी 18, 4 22, 23, 2 ये तो 236, 236, 23 66 आया इसका। अब इसको मल्टीप्लाई करते हैं, 13 दूना 26, 2 13 7 95, 13 8 104, 2 106, 10 13 एकम 13, 10 23। तो ये हो गया पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर HCF गुणे LCM, और ये आंसर चेक हो गया। ठीक, तो ये हुआ आपका दूसरे का पहला क्वेश्चन। दूसरे के पहले क्वेश्चन के बाद हम करते हैं दूसरे का दूसरा क्वेश्चन। ये क्वेश्चन इसमें और कर देते हैं ताकि आपको और क्लियर समझ में आ जाए कि करना क्या है, कैसे हो रहा है, कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो जाए। तो दूसरा है 510 और 92। दूसरा है 510 और 92, 510 और 92। इसका निकालना है पहले LCM, इसका पहले प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे 510 का, फिर 92 का प्राइम फैक्टराइजेशन होता है भाज्य गुणनखंड करेंगे, फिर उसके बाद इनका HCF निकालेंगे, फिर उसके बाद इनका LCM निकालेंगे, फिर उसके बाद पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या, पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर HCF मल्टीप्लाइड बाई LCM। तो करते हैं 510 का गुणनखंड, प्राइम फैक्टर करते हैं भाज्य गुणनखंड। तो ये किससे कटेगा, 3 से, 3 एकम 3, 3 7 21, 170 आया। वैसे ये 2 से पहले प्राइम फैक्टर 2 से कैंसिल कर लेते हैं, तो आएगा 2 दूनी 4, 2 पंचे 10, 2 पंचे 10। अब 3 से 3 3 8 24 और 3 पचे 15। अब 5 से 5 17 85 और 17 एकम 17। इसको करेंगे तो 2 चौको 8, 2 छक्का 12, फिर 2 से 23 दूना 46, फिर ये 23 से ही कैंसिल होगा, 23 एकम 23। अब इसका HCF लिख लेते हैं, तो HCF पहले HCF नहीं पहले हाँ HCF पहले इनका भाज्य गुणनखंड लिखेंगे। क्या लिखेंगे, गुणनखंड। 510 का क्या हो रहा है, 510 का हो रहा है 2 गुणते 3 गुणते 5 गुणते 17। फिर 92 का क्या हो रहा है, 92 का हो रहा है 2 गुणते 2 गुणते 23। इसमें से क्या कॉमन हो रहा है, 2, यानी इसका HCF हो जाएगा 510 और 92 का HCF क्या हो जाएगा, 2। फिर LCM क्या हो जाएगा,
एलसीएम होगा 510 और 92 का जो एलसीएम होगा वो होगा 2 तो होगा ही, 2 गुणते 23 गुणते 3 गुणते 5 गुणते 17। अब इसका हम गुणा करेंगे, 2 दूनी 4, 4 तिहाई 12, 12 पंचे 60, बच रहा है 23 और 17, 23 और 17 बच रहा है। तो 17 त्रिक 51, 5 आया, 17 दूना 34, 34 4 38 1 39, अब आए 391। इसको गुणा करेंगे अभी 60 से, तो क्या आएगा, आ रहा है यहाँ पे दिख रहा है, 6 एकम 6, 6 नैया 54 की 4, हाथ में 5, 6 त्रिक 18, 18 2 20 3 23, तो इसका आ रहा है 23,460। तो एलसीएम कितना आ रहा है 2, सॉरी एचसीएफ कितना आ रहा है 2 और एलसीएम आ रहा है 23,460। अब हमें जांच करना है, तो पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या, मतलब 510 गुणे 92 करेंगे और उसके बाद एचसीएफ है 2, एलसीएम है 23,460, 2 गुणते 23,460। अब हम इसका मल्टीप्लाई करेंगे, तो 2 छक्का 12, 2 2 चौको 8 1 9, 2 तिहाई 6, 2 दूनी 4, ये हुआ एलसीएम इंटू एचसीएफ। अब हम पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या करेंगे, तो पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या करेंगे, तो चलिए करते हैं। 510 को हमको मल्टीप्लाई करना है 92 से, तो ये हो जाएगा 2 शून्यम 2 एकम 2, 2 पंचे 10, फिर 9 शून्यम 0, 9 एकम 9, 9 पना 45। अब इसको ऐड करेंगे 0 2 9 6 4, ये देखिए 46,920 आया। तो पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या 46,920, यही आपका देखिए आंसर चेक हो चुका है। तो इस तरीके से बचा हुआ तीसरा क्वेश्चन आप खुद करेंगे, इसमें से दूसरे का तीसरा आप खुद करेंगे। अब हम आगे बढ़ते हैं। तीसरे में है कि अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा, तीसरा क्वेश्चन है 1.2 का, कि अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करने हैं। तो अभाज्य गुणनखंड अभी हम कर ही रहे थे। अभाज्य गुणनखंड 13 12 15 और 21, तीसरे का पहला है, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 है। क्वेश्चन नंबर 3 का पहला है 12 15 और 21, 12 15 और 21, 12 15 21 है। चलिए इसको सॉल्व करते हैं 12 15 21 को। तो पहले 12 का अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे, तो 3 चौक 12, फिर सॉरी 2 से ले चलते हैं, स्टार्टिंग 2 से करते हैं, 2 छक्का 12, 2 तिहाई 6 और 3 एकम 3। फिर उसके बाद 15 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे, तो 3 पचे 15 और 5 एकम 5। फिर उसके बाद 21 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे, तो 3 सते 21 और 7 एकम 7। 12 का 2 गुणे 2 गुणे 3, 15 का 3 गुणे 5, 21 का अभाज्य गुणनखंड क्या होगा 3 गुणे 7। तो ये इसको अभाज्य गुणनखंड के रूप में हमने व्यक्त कर दिया है। गुणनखंडों के द्वारा एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करना है, तो एचसीएफ ज्ञात करते हैं। एचसीएफ एचसीएफ इसका 12 का 15 का और 21 का क्या होगा, सबसे कॉमन जो होगा वही एचसीएफ हो जाएगा। सभी से 3 कॉमन हो रहा है, इसलिए इसका एचसीएफ 3 हो जाएगा। एलसीएम की बात करते हैं, 12 15 और 21, तो 3 तो है ही, सब में 3 तो होगा ही। अब जो जो कॉमन नहीं है वो भी लिख लेंगे, 2 गुणते 2 गुणते 5 गुणते 7, तो 3 दूनी 6 दूनी 12 पंचे 60 और 7 छंग 42, 420 इसका क्या होगा एलसीएम होगा, और यही इस क्वेश्चन का आंसर होगा। चलिए इस क्वेश्चन का थर्ड का मैंने फर्स्ट बताया, अब मैं थर्ड नंबर बताता हूँ। थर्ड नंबर है 8 9 और 25 का, 8 9 और 25, 8 9 25, ये नंबर दिए हुए हैं। अब इनका पहले तो प्राइम फैक्टराइजेशन करना पड़ेगा, तो 8 का प्राइम फैक्टर 2 चौको 8, फिर 2 दूनी 4, फिर 2 एकम 2, फिर 9 का प्राइम फैक्टर 3 त्रिकाई 9, फिर 3 एकम 3, फिर 25 का प्राइम फैक्टर अभाज्य गुणनखंड 5 25 और 5 एकम 5। तो ये हम प्राइम फैक्टर कर चुके हैं इसका। 8 के सारे फैक्टर यहाँ लिख दीजिए, 2 गुणते 2 गुणते 2, फिर 9 के सारे फैक्टर लिख दीजिए 3 गुणते 3, फिर 25 के सारे फैक्टर लिख दीजिए 5 गुणते 5। अब देखिए इसमें कोई भी कॉमन नहीं आ रहा है, इस क्वेश्चन में कोई भी नंबर कॉमन नहीं आ रहा है, तो इसका एचसीएफ क्या होगा, एचसीएफ इसका 8 का 9 का 25 का, जब कोई कॉमन नहीं होगा तो उसका एचसीएफ हो जाएगा 1। एलसीएम क्या होगा, एलसीएम ऑफ 8 9 और 25 क्या होगा
सारे नंबर का मल्टीप्लाई कर दीजिए सभी को। तो 8 से क्या है 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 3 3 गुणे 3 25 से 5 गुणे 5। इसको जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा एलसीएम आ जाएगा। 2 दूनी 4 दूनी 8 3 24 24 दूना 48 या 72 72 और 5 25 हो गया है। 25 दूनी 50, यहाँ से आया 5, 25 25 छक्का 150, 25 सत्ते 175 180। तो इसका जो एलसीएम आएगा वो 1800 आएगा। तो ये क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 3 यहीं समाप्त हुआ। अब हम क्वेश्चन नंबर 4 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है आपका? क्वेश्चन नंबर 4 है कि HCF 306 और 657 का 9 दिया हुआ है। HCF दिया हुआ है इसमें कि 306 और 957 का जो HCF है 657 का वो 9 दिया हुआ है। एलसीएम इन्हीं दोनों नंबर का ज्ञात करना है। तो चलिए देखते हैं। पहला नंबर दिया हुआ है, पहली चीज़ तो HCF दिया हुआ है। HCF 2 नंबर का दिया हुआ है, 2 नंबर गिवन है यहाँ पे 306 और 657, 306 और 657। इनका HCF कितना बता रहा है? ये बता रहा है 9। अब हमें ज्ञात करना है इसका एलसीएम। तो चलिए, गिवन है, दिया हुआ है, क्या दिया है? दिया है, यहाँ पे शॉर्ट लिख लेते हैं। दिया है प्रथम संख्या, क्या है? प्रथम संख्या है 306। दूसरी संख्या क्या है? दूसरी संख्या दिया हुआ है 657। ठीक है। HCF भी दिया हुआ है। HCF दिया हुआ है कितना? 9। हमें निकालना है एलसीएम। एलसीएम हमें फाइंड करना है। तो एक चीज हम जानते हैं, क्या जानते हैं? प्रथम संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर एलसीएम गुणे HCF। ठीक है, रख देते हैं। 306 गुणे 657 बराबर एलसीएम है 9, HCF है, एलसीएम हमें निकालना है, HCF है 9, HCF है 9, एलसीएम हम मान लेते हैं x, एलसीएम हम x मान लेते हैं। तो प्रथम संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर एलसीएम गुणे HCF। प्रथम संख्या हमें पता है 306 है, तो हम यहाँ लिख देते हैं 306। द्वितीय संख्या है 657, तो हम लिख देते हैं 657। HCF हमें 9 दिया हुआ है, तो हम HCF 9 लिख देते हैं। एलसीएम हमें नहीं पता है, तो एलसीएम हमें पता करना है, तो हम मान लेते हैं एलसीएम x। ठीक। अब इनका मल्टीप्लाई करेंगे। ये यहाँ पे मल्टीप्लाई कर रहा है, गुणा कर रहा है, तो ये जब इधर आएगा तो भाग करेगा। मतलब इसको हम लिख सकते हैं ये एक तरीके से x गुणे 9 बराबर 306 गुणे 657, इस तरीके से लिख सकते हैं। ये वाला पक्ष इधर और वो वाला पक्ष इधर कर दिए, ये वाला उधर कर दिए। अब यहाँ से ये 9 इसमें गुणा कर रहा है, तो x बराबर हो जाएगा 306 गुणे 657 बटे 9। अब इससे इसको कैंसिल करेंगे, तो 3 त्रिकाई 9, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, फिर 3 से 3 त्रिकाई 9, 3 चौक 12। अब 34 का गुणा इसमें करेंगे तो हमें एलसीएम मिल जाएगा 34 गुणित 657। तो 34 गुणित 657 ये हमें करना है। तो हम 34 को क्या लिख सकते हैं? 30 में 4, या फिर हमारा से कहीं गुणा कर लेते हैं। मान लीजिए 657 और 34 का गुणा करते हैं। 4 से 28, 2 4 5 20, 2 22, 2 4 6 24, 2 26। अब 3 7 21 1 2 3 25 15 2 17 3 6 18 1 19 8 2 1 3 7 6 13 3 9 2 11 1 12 और ये तो 22,338। तो इसका जो एलसीएम आया वो 22,338 हो जाएगा। तो ये आपका एलसीएम आ जाएगा। मतलब एलसीएम ऑफ, फिर आप लिखेंगे एलसीएम 306 657 बराबर 22,338, और ये इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन 5 है आपका।
क्वेश्चन 5 ये है कि किसी प्राकृतिक संख्या n के लिए संख्या 6 की घात n अंक 0 पर समाप्त हो सकती है। तो एक चीज तो हम जानते हैं कि 6 की घात n को हम क्या लिख सकते हैं, अगर हम 6 की घात का गुणनखंड करते हैं 6 की पावर n, तो 6 का अगर हम गुणनखंड करते हैं तो एक तो 2 की घात n आएगा और एक आएगा आपका 3 की घात n, 2 की घात n और 3 की घात n। लेकिन 0 आने के लिए इंपॉर्टेंट ये है कि उसका जो गुणनखंड हो वो 2 की घात 2 और 5 होना चाहिए। इसमें 5 क्या है, उपलब्ध नहीं है। तो हम जानते हैं, आप यहाँ पे लिखेंगे, हम जानते हैं कि किसी भी संख्या में इकाई स्थान पर शून्य होने के लिए उसका मतलब उस संख्या का गुणनखंड उस संख्या के गुणनखंड में 2 और 5 का शामिल होना क्या है, जरूरी होता है। शामिल होना जरूरी होता है। तो हम जानते हैं किसी भी संख्या में इकाई स्थान पर शून्य होने के लिए उस संख्या के गुणनखंड में 2 और 5 का शामिल होना जरूरी होता है। लेकिन यहाँ पे 5 की अनुपलब्धता है, तो आप लिखेंगे लेकिन 6 का गुणनखंड करने पर 6 का गुणनखंड करने पर इसमें 5 की क्या है, अनुपलब्धता है। अनुपलब्धता है तो आप लिखेंगे अतः 6 की घात n जो आपका अंक है शून्य पर समाप्त नहीं होगी, शून्य पर समाप्त नहीं होगी। तो ये इसका आंसर हो जाएगा। इस तरीके से आप लिखेंगे। पहले आप इसका गुणनखंड करेंगे, गुणनखंड करने के बाद आप बताएंगे कि हम जानते हैं कि किसी भी संख्या में इकाई स्थान पर शून्य होने के लिए उस संख्या के गुणनखंड में 2 और 5 का शामिल होना जरूरी होता है। लेकिन 6 का गुणनखंड करने पर इसमें 5 की अनुपलब्धता है, अतः 6 की घात n अंक 0 पर समाप्त नहीं होगी, और ये इसका आंसर हो जाएगा। तो इसको इस तरीके से आप प्रूव करेंगे। फिर है क्वेश्चन 6। क्वेश्चन 6 है कि व्याख्या कीजिए कि 7 गुणते 11 गुणते 13 धन 13 और 7 गुणते 6 गुणते 5 गुणते 4 गुणते 3 गुणते 2 गुणते 1 धन 5 भाज्य संख्याएं क्यों हैं। तो जैसा कि जब हम चैप्टर शुरू किए थे, मतलब ये एक्सरसाइज 1.2, तो इसमें हमने बताया था कि अभाज्य संख्याएं क्या होती हैं। ये कह रहा है भाज्य संख्याएं क्यों हैं। तो मैंने बताया था कि भाज्य संख्याएं क्या होती हैं और अभाज्य संख्याएं। भाज्य संख्याएं वो संख्याएं होती हैं, पहले आप भाज्य संख्या के बारे में जान लीजिए। भाज्य संख्याएं कैसी संख्याएं होती हैं, भाज्य संख्याएं ऐसी होती हैं जिनके गुणनखंड 2 से ज़्यादा, जिनके गुणनखंड क्या हो, 2 से ज़्यादा हो। मतलब जैसे 4 है आपका, तो 4 का एक गुणनखंड 1 हो गया, दूसरा 2 हो गया और तीसरा 4 खुद हो गया। मान लीजिए 36 की बात करें तो 36 के कितने होंगे, 1 2 3 4 6 9 फिर 18 फिर 36 खुद, तो इसके इतने गुणनखंड हो गए। तो ऐसे नंबर जिनका गुणनखंड 2 से ज्यादा हो वो भाज्य संख्याएं होती हैं। उनमें एक भी शामिल होता है, वो नंबर खुद भी शामिल होता है, और भी जो उसके फैक्टर होते हैं, गुणनखंड होते हैं, वो भी शामिल होते हैं। तो चलिए क्वेश्चन है पहला, इसमें कह रहा है कि व्याख्या करना है 7 गुणते 11 गुणते 13 धन 13। पहला तो ये दिया है, दूसरा है आपका 7 गुणते 6 गुणते 5 गुणते 7, दूसरा है यहाँ पे लिख दिया 7 गुणते 6 गुणते 5 गुणते 4 गुणते 3 गुणते 2 गुणते 1 धन 5। तो कह रहा है सिद्ध कीजिए, व्याख्या करना है कि ये क्या है, भाज्य संख्याएं हैं, व्याख्या करना है। तो इसमें से कुछ कॉमन हो रहा है। कॉमन क्या हो रहा है, 13, तो इससे हम 13 कॉमन लेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 है आपका, और इसमें लिखते हैं सॉल्यूशन। 13 कॉमन ले रहे हैं तो ये हो जाएगा 7 गुणते 11
धन, इससे 13 निकल गया, धन हो गया 1। फिर 13 को बाहर रख दीजिए, 7 गुणते 11 77 हो रहा है, धन 1। फिर 13 गुणते 78। अब ये क्या है, इसमें दो नंबर, इसके फैक्टर क्या हो रहे हैं, 2 से ज़्यादा हो रहे हैं। तो आप लिखेंगे इसके जो है गुणनखंड क्या हो रहे हैं, इसके गुणनखंड 2 से ज़्यादा हो रहे हैं। इस संख्या का गुणनखंड 2 से ज़्यादा प्राप्त हो रहे हैं, अतः यह संख्या भाज्य संख्या होगी। ठीक, अब इसमें देखते हैं दूसरे वाले में। तो दूसरे में है आपका, इसमें से कॉमन क्या हो रहा है, देखेंगे 5 हो रहा है, तो 5 कॉमन ले लेंगे। 7 गुणते 6 गुणते 4 गुणते 3 गुणते 2 गुणते 1 करेंगे और इसमें से एक कॉमन हो जाएगा आपका। फिर इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो 7 छंग 42 और 4 3 12 दूनी 24 गुणते 24, धन 1। अब इसमें से 5 कॉमन है, ये 24 को 42 से गुणा करेंगे आप, 24 का 42 से, तो 24 दूना 48, 8 4 आ जाएगा, 24 चौको 96, 96 4 100, 108 हो जाएगा और प्लस 1 हो जाएगा। अब ये 5 गुणते 109 हो जाएगा, तो 5 गुणते 109। अब यही चीज इसमें भी आप लिख लेंगे, इस संख्या का गुणनखंड 2 से ज्यादा प्राप्त हो रहे हैं, इस संख्या के गुणनखंड 2 से ज्यादा प्राप्त हो रहे हैं, अतः यह संख्या भाज्य संख्या होगी। तो ये भी क्वेश्चन आपका सॉल्व हो गया। अब क्वेश्चन 7 की ओर आगे बढ़ते हैं हम। क्वेश्चन 7 ये है कि कह रहा है किसी खेल के मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार क्या है, पथ है। जैसे ये मान लीजिए, बड़ा सा बना दे रहे हैं, जैसे ये, तो एक वृत्ताकार पथ है। इस मैदान का एक चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट लगते हैं। सोनिया है, मान लीजिए सोनिया यहाँ से शुरू करती है, तो ये सोनिया को कितना लग रहा है, इसको पूरा कंप्लीट करने में 18 मिनट। सोनिया को लग रहा है इसी का 18 मिनट लग रहा है। फिर कह रहा है जबकि इसी मैदान का एक चक्कर लगाने में रवि को 12 मिनट लगते हैं। अब इसी को मान लीजिए रवि यहाँ शुरू कर रहा है, तो रवि को कितना मिनट लग रहा है, 12 मिनट लग रहा है। मान लीजिए वे दोनों एक ही स्थान और एक ही समय पर चलना प्रारंभ करके एक ही दिशा में चलते हैं, तो कितने समय बाद वो पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे। तो ऐसे क्वेश्चन के लिए आपको हमेशा एलसीएम निकालना पड़ेगा। इन दोनों नंबर का जब आप एलसीएम निकालेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि कितने समय बाद वो पुनः मिलेंगे। तो आप एलसीएम निकाल लीजिए, 18 का एलसीएम। तो एलसीएम कैसे निकलता है, इसका अभाज्य गुणनखंड करिए, तो 2 9 18, 3 त्रिकाई 9, 18 का गुणनखंड करिए। फिर आप 12 का गुणनखंड करेंगे, तो 2 छक्का 12, 2 तिहाई 6 और 3 एकम 3। तो 18 को लिखेंगे 2 गुणते 3 गुणते 3, फिर 12 को लिखेंगे 2 गुणते 2 गुणते 3। अब इनका एलसीएम निकालेंगे 18 और 12 का, तो क्या हो जाएगा, इसमें से 2 जो कॉमन है वो तो रहेगा ही, उसके साथ साथ 3 भी कॉमन है तो 3 भी रहेगा, मतलब 2 को एक ही बार लिखेंगे और 3 को एक ही बार लिखेंगे, क्योंकि ये दोनों में कॉमन हो रहा है। 2 गुणते 3 गुणे 3 और गुणे 2। अब इसका एलसीएम आ जाएगा 3 दूनी 6, 6 3 18 दूना 36, 3 दूनी 6, 6 3 18 और 18 दूना 36, इसका एलसीएम आया। तो ये 36 मिनट बाद क्या कह रहा है कि पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे। तो ये 36 मिनट बाद प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे, अतः लिख देंगे अतः वे पुनः, 36 मिनट यहाँ लिख देंगे और लिख देंगे अतः वे पुनः 36 मिनट बाद क्या होगा, प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे, प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 7 यहाँ समाप्त हुआ, आपका एक्सरसाइज 1.2 समाप्त हुआ। आपको अगर ये विद्यावाणी चैनल अच्छा लग रहा हो, इसके वीडियोज पसंद आ रहे हो, तो आप इसको लाइक सब्सक्राइब शेयर करें। कहीं भी प्रॉब्लम हो, डाउट हो, तो टेलीग्राम चैनल विद्यावाणी का टेलीग्राम चैनल पे क्वेश्चन रेज करें, बताएं, और वहाँ पे बुक्स और सॉल्यूशन भी दिए हुए हैं, तो सारी चीज़ वहाँ से भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, तो अगला वीडियो आएगा 1.3 का। तब तक के लिए थैंक यू फॉर लिसनिंग।